जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। अब तक हम लोगों ने जो है आरबीआई के बारे में देखा था। कल हमने आरबीआई के बारे में देखा था कि आरबीआई का गठन कब हुआ और इसके गवर्नर कौन है और बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखा था। एक बार फिर से हम लोग जो है थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि आरबीआई है क्या। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया जाता है। उस टाइम आरबीआई एक निजी संस्था थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, बैंकिंग क्षेत्र की एक प्राइवेट कंपनी थी। और 1935 में आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कलकत्ता था और 2 साल बाद 1937 में जो है इसका मुख्यालय जो मुंबई हो जाता है। बात करते हैं अगर प्रथम गवर्नर की, तो प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो है 1 जनवरी 1949 को बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अगर बात करते हैं वर्तमान में आरबीआई की जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। और इसके अलावा आरबीआई का जो एक सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, नोट छापना। भारत में 2 रुपये या 2 रुपये से अधिक की जो मुद्रा है वो आरबीआई जारी करता है। इतना मैंने जो है आपको जो है पिछले वीडियो में बताया था। आज हम लोग जानेंगे आरबीआई के और कौन-कौन से महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, हम लोग उसे देखेंगे। आरबीआई की जो कार्य हैं ये अपने आप में बहुत ही विस्तृत हैं, बहुत ही ब्रॉड हैं। हम इनके कार्यों को जो है आधे घंटे, 1 घंटे में नहीं समझ सकते हैं। फिर भी मैं प्रयास करूँगा, टुकड़ों में कई पार्ट में आरबीआई के कार्यों को बताने का प्रयास करूँगा। कुछ कार्य मैं आज बता दूँगा, कुछ कार्य दूसरे दिन बता दूँगा। चलिए लेट अस बिगिन। स्टार्ट करते हैं आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। पहला कार्य, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मुद्रा जारी करना। भारत में 2 रुपये और 2 रुपये से जो अधिक की मुद्रा होती है वो आरबीआई जारी करता है। न्यूनतम निधि प्रणाली के अंतर्गत जो है भारत में आरबीआई 2 रुपये की नोट, 5 रुपये की नोट, 10 रुपये की नोट, 20 रुपये की नोट, 50 रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट, 200, 500, 1000, 2000 जो वर्तमान में अर्थव्यवस्था में जो चल रही है, यानी 2 रुपये या 2 रुपये से जो अधिक की मुद्रा होती है इसे आरबीआई जारी करता है। तरीका सिस्टम क्या होता है? न्यूनतम निधि प्रणाली के अंतर्गत जो है आरबीआई जो है नई मुद्रा जारी करते हैं। आरबीआई जब भी नई मुद्रा जारी करती है तो आरबीआई के पास 200 करोड़ का रिजर्व हमेशा होना चाहिए। तो आरबीआई के पास हमेशा ये 200 करोड़ का रिजर्व रहता है, जिसमें 115 करोड़ का जो रिजर्व है वो सोने के रूप में है और 85 जो करोड़ जो है वो विदेशी मुद्रा के रूप में है। ठीक है, इतनी बात हो गई। आरबीआई जो मुद्रा जारी करता है, मुद्रा जारी करना आरबीआई का जो पहला कार्य है ये हो गया। आगे देखते हैं बैंकों के बैंक के रूप में। आरबीआई बैंकों का बाप होता है। जिस तरह जो है हम अपनी जमाओं को जो है बैंकों के पास जमा करते हैं, हमारे पास कुछ पैसा बच जाता है तो बैंकों के पास जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बैंकों से ऋण ले लेते हैं, ठीक इसी तरह आरबीआई के पास भी लोगों का अच्छा खासा जमा पैसा होता है, धन होता है। तो आरबीआई भी अपनी जमाओं को जो है किसके पास जमा करता है? आरबीआई के पास जमा करता है। सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, फिर से। जिस तरह जो है हम लोग अपना पैसा बैंक के पास रखते हैं और जरूरत पड़ने पर निकाल लेते हैं और ऋण भी लेते हैं, ठीक इसी तरीके से जो बैंकें होती हैं, बैंकों के पास जो है लोगों का अच्छा खासा पैसा जमा होता है। तो बैंक भी क्या करती है, अपने पैसे को जो है किसके यहाँ जमा करती है? आरबीआई के पास जमा करती है। आरबीआई में जो अकाउंट होता है वो बैंकों का होता है, आम जनता का नहीं होता है। हमारा अकाउंट बैंक में होता है और बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास होता है। तो हर बैंक का अपना एक स्पेशल अकाउंट होता है आरबीआई के पास, जिसमें बैंकें क्या करती हैं, अपनी जमाओं का कुछ हिस्सा जो है आरबीआई के पास जमा करती हैं और जरूरत पड़ने पर बैंकें जो है उसे निकालती भी हैं। अगर और जरूरत है तो बैंकें आरबीआई से ऋण भी लेती हैं। जिस तरह बैंकें हमें ऋण देती हैं उसी तरह बैंकें आरबीआई से ऋण भी लेती हैं। तो मुद्रा जारी करना ये आरबीआई का एक पहला कार्य हुआ। आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये दूसरा कार्य हुआ। तीसरा कार्य, सरकार के बैंक के रूप में
सरकार का भी जो पैसा होता है, जो सरकार का खजाना होता है, सरकार भी अपनी संपत्ति, अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है, आरबीआई के पास जमा करती है और ज़रूरत पड़ने पर सरकार भी आरबीआई से पैसा लेती है या ऋण भी लेती है। सरकार भी अपनी जमाओं को जो है, सरकार भी अपने पैसे को आरबीआई के पास जमा करती है और आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी लेती है। तो यहाँ पे जो आरबीआई है, केंद्र के लिए, राज्य के लिए एक एजेंट के रूप में, एक वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम करती है कि राज्यों को और केंद्र सरकार को जो है, कैसे जो है अर्थव्यवस्था को चलाना है, कैसे जो है अपनी वित्तीय स्थितियों को सँभालना है, तो उनको एक सलाह भी देती रहती है बीच-बीच में जो है कि राज्यों को क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी क्या करना चाहिए। तो आरबीआई जो है सरकार के लिए एक एजेंट के रूप में, एक वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करती है। 3 कार्य हो गए, मुद्रा जारी करना, बैंकों के बैंक के रूप में और सरकार के बैंक के रूप में। बैंकों का नियमन और नियंत्रण। कोई भी बैंक हो, चाहे सार्वजनिक सेक्टर की बैंक हो, चाहे निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर की बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या कोई विदेशी बैंक हो, कोई भी बैंक जो भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर है, उसे सबसे पहले आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। यानी कंट्रोल अगर देखा जाए, बैंकों के ऊपर जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो आरबीआई का है। बिना आरबीआई से लाइसेंस लिए कोई भी बैंक जो है कार्य नहीं कर सकती। सभी बैंकों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो, चाहे विदेशी बैंक हो, हर बैंक को आरबीआई से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद काम करना पड़ता है। लाइसेंस लेने के साथ-साथ आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी किया है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही बैंकों को काम करना रहता है। आरबीआई की जो भी रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन को बैंकों को मानना ही पड़ता है। अगर बैंकें मनमाना करती हैं, आरबीआई के नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, तो आरबीआई ऐसे बैंकों पर बैन भी लगा सकता है। ऐसे बैंकों को बंद भी कर सकता है, इतनी पावर होती है आरबीआई में। तो सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे विदेशी कंपनी, विदेशी बैंक ही क्यों ना हो, अगर वो भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर हैं, तो सभी बैंकों को आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है और इन बैंकों पर अगर किसी का नियंत्रण है, तो वो आरबीआई का होता है। तो बैंकों के नियमन और नियंत्रण, इससे संबंधित भी आरबीआई के कार्य हैं। बैंकों की साख पर नियंत्रण। बैंकें जो है कभी-कभी क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा बाँट देती हैं। ऋण के रूप में जब लोगों को ऋण की ज़रूरत पड़ती है, तो आरबीआई बैंकें क्या करती हैं, आवश्यकता से अधिक जो है लोन बाँट देती हैं, लोगों को लोन दे देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी बैंकों को कमाना रहता है कि हम इनको जो है लोन देंगे, तो जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज से हम कमाएँगे। तो बैंकों को जो ब्याज मिलता है, उसी को बोला जाता है साख साख निर्माण बोला जाता है, क्रेडिट क्रिएशन बोला जाता है। बैंकें यदि कमाती हैं, तो वो लोगों को ऋण देकर कमाती हैं और ऋण के बदले बैंकों को जो ब्याज मिलता है, वही उनकी कमाई होती है। तो कभी-कभी बैंकें क्या करती हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो है, ज़्यादा पैसा बटोरने के चक्कर में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देती हैं। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, तो इससे वस्तुओं, सेवाओं की माँग बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है इनकी कीमतें भी बढ़ती हैं, यानी महँगाई भी बढ़ने लगती है। तो बैंकों के कारण जो है, ये जो महँगाई जो अर्थव्यवस्था में जो उत्पन्न हो रही है, इस पर नियंत्रण रखने के लिए जो है, या बैंकों की साख की जो प्रवृत्ति है, साख निर्माण की जो प्रक्रिया है बैंकों की जो साख निर्माण की प्रक्रिया है, इस पर कंट्रोल करने के लिए जो है, आरबीआई जो है, बैंकों के साख पर नियंत्रण करती है। वो जब कंट्रोल करती है, तो उसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं। यहाँ पे 2 उपकरण की मैं बात करूँगा। एक होता है गुणात्मक उपकरण और एक होता है मात्रात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण में जो है, आपने नाम सुना होगा, बैंक रेट का नाम सुना होगा, सीआरआर का सुना होगा, एसएलआर का सुना होगा और रेपो रेट, रिवर्स रेट का नाम सुना होगा और भी कुछ जो है, इसके अलावा जो है कुछ मात्रात्मक भी उपकरण हैं। तो कुछ मात्रात्मक और कुछ गुणात्मक उपकरण हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा जो है, एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर दूँगा कि जो मात्रात्मक उपकरण होते हैं, वो होते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? और जो शुरू में मैंने बताया सीआरआर और एसएलआर, ये होते हैं मात्रात्मक उपकरण होते हैं। कुछ गुणात्मक उपकरण भी होते हैं, तो उनके माध्यम से जो है, गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरणों के माध्यम से आरबीआई क्या करती है कि बैंकों की साख पर नियंत्रण करती है। कि गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरण कौन-कौन से हैं, इनकी चर्चा मैं दूसरे दिन करूँगा। इन पर मैं वीडियो एक अलग से बनाऊँगा,
जो कि काफ़ी थोड़ा-सा लंबा बड़ा बन सकता है। अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि बैंकों का जो शाख निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, बैंकें जब ज़्यादा शाख का निर्माण करने लगती हैं, तो उस पर नियंत्रण जो है आरबीआई जो है, अपने कुछ मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से उस पर नियंत्रण भी करती है। तो ये रहा बैंकों के शाख पर नियंत्रण। मौद्रिक नीति बनाना। देश के आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था सही तरीके से सुचारू रूप से चलती रहे, आरबीआई जो है बीच-बीच में मौद्रिक नीति बनाती रहती है। कभी वो सीआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेट की दरों में अक्सर आरबीआई परिवर्तन करती रहती है। तो आरबीआई जो है कैश रिजर्व रेशियो जिसको बोलते हैं सीआरआर, एसएलआर जिसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, सावधिक तरलता अनुपात बोलते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब मौद्रिक दरें हैं। तो इनकी दरों में आरबीआई क्या करती है, परिवर्तन करती रहती है। तो मौद्रिक दरों में जो आरबीआई परिवर्तन जो करती है, यानी वो मौद्रिक संबंधी नीति बनाती है। मौद्रिक नीति बनाना, मौद्रिक नीति का मतलब है कि जो जितने भी रेट्स हैं, चाहे वो सीआरआर हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, या चाहे जितने भी गुणात्मक उपकरण हैं, ये सबका मान कितना होगा, इनकी दरें क्या होंगी, इसको लेकर आरबीआई जो है समय-समय पर नीतियाँ बनाती रहती हैं। ये हुआ मौद्रिक नीति बनाना। आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। आपने नाम सुना होगा विदेशी मुद्रा भंडार। वर्तमान में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो लगभग 700 के ऊपर चला गया है। 716 अमेरिकी डॉलर, 716 बिलियन डॉलर, 716 अमेरिकी बिलियन डॉलर इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया है। तो जितनी विदेशी मुद्रा जो होती है, विदेशी मुद्रा में डॉलर भी होती है, यूरो भी होती है, एन भी होती है, पाउंड भी होती है। तो आरबीआई क्या करती है, विदेशी मुद्रा भंडार को अपने पास बनाए रखती है। ये जो विदेशी मुद्रा भंडार होती है, ये रुपए की जो कीमत है, इसको स्थिर बनाए रखने में काम आती है। इसके अलावा जो है, हम जब वस्तुओं और सेवाओं का जब आयात करते हैं, तो उसका भुगतान के लिए भी ये विदेशी मुद्रा भंडार काम आता है ना? तो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, उसकी देखरेख, उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण संबंधी जो कार्य है, ये आरबीआई करती है। विदेशी मुद्रा में आप समझ जाइए कि जितनी भी प्रकार की विदेशी मुद्राएं हैं, मुख्य रूप से खासकर जैसे डॉलर हुआ, यूरो हुआ, येन हुआ, पाउंड हुआ, तो कुछ खास अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्राएं होती हैं जिनके रिजर्व को आरबीआई अपने पास बनाए रखती है, जो है विशेष स्थितियों में काम आते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में विदेशी मुद्रा जो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो 700 अरब डॉलर के पार चला गया है। 7वां हो गया। 8वां, विकासात्मक कार्य। आरबीआई जो है विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए जो है कुछ विकासात्मक कार्य भी करती है। जैसे कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक शीर्ष संस्था है जिसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड का नाम आप सुने होंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। नाबार्ड जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। तो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है ये ऋण देने का काम करती है। ऐसा नहीं कि आप नाबार्ड से आप डायरेक्ट ऋण ले लेंगे। नाबार्ड क्या करती है, पहले जो है जो आरबीआई क्या करती है, कुछ जो है वित्त प्रदान करती है किसको, नाबार्ड को। फिर नाबार्ड क्या करती है, ये वित्त प्रदान करती है बैंकों को। ठीक है, फिर बैंक क्या करते हैं, जितने भी किसान हैं उनको ऋण देते हैं। या ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी किसान को अगर ऋण चाहिए तो वो एक होता है ना केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है नाबार्ड जो क्या करती है, वो व्यवस्था कर देती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो है ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को अगर ऋण चाहिए तो बैंकों के पास चले जाए, उनके पास जो है वित्त की व्यवस्था रहती है। ये सारा काम करती है नाबार्ड करती है। तो नाबार्ड को जो वित्त प्रदान कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई वित्त प्रदान करता है नाबार्ड को, और नाबार्ड जो वित्त प्रदान करता है बैंकों को। तो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो है नाबार्ड करती है, और इस नाबार्ड को पैसे कौन फंड करता है, आरबीआई करती है। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ औद्योगिक संस्थाएं देश के औद्योगिक विकास के लिए जो है, देश के औद्योगिक विकास के लिए कुछ औद्योगिक संस्थाएं बनाई गई हैं। किसी भी उद्योग को, किसी भी कंपनी को अगर ऋण चाहिए, भारी भरकम ऋण चाहिए, ठीक है, तो वो जरूर नहीं कि किसी बैंक के पास जाए। उसके लिए सरकार ने कुछ संस्थाएं बनाई हुई हैं। एक नाम है
IFCI है, ICICI है, एडीबी का नाम आपने सुना होगा, सीडीबी का नाम भी आपने सुना होगा। ये कुछ जो है वित्तीय संस्थाएँ हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए काम करती हैं। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए ये संस्थाएँ क्या करती हैं? ऋण देती हैं। किसी भी कंपनी को अगर ऋण की आवश्यकता है, तो वो इन संस्थाओं से संपर्क कर सकता है और इनसे ऋण ले सकता है। तो आरबीआई क्या करती है? औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए इन संस्थाओं को जो है वित्त प्रदान करती है। यानी वित्तीय सहायता प्रदान करती है और फिर ये संस्थाएँ जो है निजी क्षेत्र की जितनी भी कंपनियाँ होती हैं, अगर उनको ऋण की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको ऋण देती है। तो ये रहा आरबीआई के कुछ 8 महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है? और भी आरबीआई के बहुत सारे कार्य हैं, तो कुछ कार्यों की जो चर्चा जो है, हम जो कल करेंगे कि आरबीआई के जो मुख्य जो कार्य हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से आरबीआई जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कैसे कंट्रोल करती है, बैंकों की साख पर कैसे नियंत्रण रखती है, आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल करती है, कैसे मंदी को कंट्रोल करती है, इसे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, ठीक है? अगर आप लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए आपके लिए कुछ विकल्प मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है? चाहे तो आप लोग उसे जो है, वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं उससे पूरा ओपन कर दे रहा हूँ, ओपन कर दे रहा हूँ। चलिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। मुद्रा जारी करना मैंने बता दिया, बैंकों के बैंक के रूप में भी मैंने बताया है, सरकार के बैंक के रूप में भी मैंने बता दिया है, साख नियंत्रण ये भी मैंने बताया है, मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन ये भी मैंने आपको बताया है, कुछ विकासात्मक कार्य है ये भी मैंने ये बताया है। तो यहाँ पे कुछ एक नोट्स के माध्यम से आप इसे आप लिख सकते हैं कि आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य कौन-कौन से हैं। यदि आप ब्राह्मणी के स्टूडेंट हैं, जैक बोर्ड में पढ़ते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ते हैं, तो ये प्रश्न जो अर्थशास्त्र में बार-बार पूछा जाता है कि केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कार्य कौन-कौन से हैं या आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य कौन-कौन से हैं? आरबीआई से आप क्या समझते हैं? इसके महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग जो इसके महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ, वैसे तो आप लोग बताते नहीं, कमेंट करते नहीं, फिर भी मेरा काम है आपको जागरूक करना। कोई बिंदु विशेष अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, मैं उसे पूरा दूर करने का प्रयास करूँगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, उसे दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।